नमस्कार बच्चों। तो चैप्टर नंबर 1 का सेकंड पार्ट, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर्स में कवर करना है। हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स तक कवर कर लिया था। सारा मैटर के बेसिक्स मैंने आपको बता दिए थे, क्या क्या होते हैं क्या नहीं होते। उससे नेक्स्ट में हमने करना है यहाँ पर, ठीक है। साथ में ही कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे रबर बैंड को हम स्ट्रेच कर सकते हैं बट फिर भी उसे सॉलिड बोला जाता है। आइस जो है वाटर के अंदर फ्लोट कर सकती है, ठीक है। और एक स्पॉन्ज वाला क्वेश्चन आता है। ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनके भी आंसर्स मैं आपको यहाँ पर मतलब अच्छे से समझा दूंगा। सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, साथ में रीज़न भी बताऊंगा ऐसा होता क्यों है। और उसके बाद एक लास्ट में जो टेबल होता है, टेबल की फॉर्म में सबके डिफरेंसेस को एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इतना सब कुछ होगा इस वीडियो के अंदर। ज़्यादा बड़ी वीडियो में बनाऊंगा नहीं यार, मुश्किल से 25 से 30 मिनट की वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बोला था कि हमारा जो मैटर होता है बच्चों, वो दो तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है, ठीक है। पहला तो फिजिकल नेचर के बेस पर, ठीक है, और दूसरा होता है केमिकल नेचर के बेस पर। फिजिकल नेचर की बात ही हमें यहाँ पर करनी है, केमिकल की बात नहीं करनी है, क्योंकि केमिकल के ऊपर पूरा सेकंड चैप्टर बेस्ड है। फर्स्ट चैप्टर फिजिकल नेचर के ऊपर बेस्ड है। फिजिकल नेचर में क्या क्या आता है, जैसे शेप हो गई, साइज हो गई, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स हो गया, पार्टिकल्स के बीच में कितना स्पेस है, कितने फोर्सेस से वो है, मतलब ये सब जो चीज़ें हैं ये सब किस में आती है, फिजिकल नेचर में आती हैं। अब बच्चों हुआ क्या, इन्हीं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को समझने के बाद या इसी फिजिकल नेचर ऑफ मैटर को समझने के बाद साइंटिस्ट ने 3 कैटेगरीज बना दी, जिनको स्टेट्स ऑफ मैटर बोला गया, ठीक है। 3 मेन कैटेगरीज बनाई गई, बाकी की 2 तो बाद में डिस्कवर हुई, ठीक है। जिसमें बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट आता है और प्लाज्मा आता है, तो बाद में डिस्कवर हुए, बट स्टार्टिंग में हमारे पास 3 स्टेट्स थे। अब तीनों स्टेट्स के नाम बताने की ज़रूरत तो मुझे है नहीं, क्योंकि ये सब तो आपको भी पता ही होगा। द सॉलिड स्टेट, ठीक है, जिसके अंदर हम मतलब जितने भी सॉलिड्स होंगे सबकी बातें करेंगे। नेक्स्ट इज द लिक्विड स्टेट, ठीक है, और जो लास्ट होगा हमारा वो कौन सा होगा, पता ही होगा आप लोगों को, द गैसियस स्टेट, ठीक है, गैसियस स्टेट। तो ये सब तो बताने वाली बातें थी नहीं, नोट करने वाली बात भी नहीं थी। अब जो आगे बताऊंगा वो आप लोग नोट करोगे, ठीक है। तो अपना सॉलिड स्टेट से ही स्टार्ट करते हैं, चलिए। हाँ जी, तो सॉलिड स्टेट। अब देखो, सॉलिड स्टेट के बारे में इतनी सारी लाइंस मैंने लिखी हुई हैं, इसमें है क्या क्या वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये जो ऊपर की 3 लाइनें हैं, ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बेस पर उसकी प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई हैं, और फिर इनकी वजह से कौन कौन सी जनरल प्रॉपर्टीज़ हमारे सामने आती हैं वो मैंने नीचे लिख दी हैं, ठीक है। सबके रीजंस के साथ लिखी हैं, आप समझ लेना अच्छे से, इसको नोट कर लो अभी, ठीक है। नोट करो, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है सॉलिड्स की, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टिकल्स, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के बेस पर मैं बता रहा हूँ आपको। पहला, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड। अब पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड्स के, इतना तो आपको पता ही है कि कैसे पैक्ड होते हैं, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। अच्छा, क्लोजली पैक्ड क्यों होते हैं, क्योंकि सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में हाईएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही लिखा है, द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड ड्यू टू हाईएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन देम, दे हैव मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर होगा, ये दे होगा, ठीक है, दे हैव मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। तो सॉलिड्स के पास जो पार्टिकल्स होते हैं भाई, वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। क्लोजली पैक्ड होने के साथ साथ क्यों क्लोजली पैक्ड होते हैं वो, क्योंकि उनके बीच में एकदम हाईएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को पूरी जान से खींच रहे होते हैं, ठीक है, पूरी तरीके से। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी कैसी होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। जब भाई दोनों एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए हैं, एक पार्टिकल दूसरे को हिलने ही नहीं दे रहा, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आएगी, तो इसलिए मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। क्लियर है, कोई डाउट? वो तो मूव ही नहीं करेगा ना, जब मूव करता है तभी तो काइनेटिक एनर्जी होगी, मूव ही नहीं करेगा तो काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी उनके पास होती है। नेक्स्ट इज द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स ओनली मूव और वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशंस। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो भाई, जो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स होते हैं ना, वो हमेशा एक फिक्स पोजीशन पे रहते हैं, ये तो हमें पता ही है। कैसे फिक्स पोजीशन पे रहते हैं, क्योंकि क्लोजली पैक्ड होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ बना के दिखा देता हूँ, जैसे मान लो ये एक पार्टिकल हो गया और ये एक पार्टिकल हो गया। अब ये दोनों पार्टिकल स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ इंटरैक्शंस की वजह से या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज की वजह से हिलेंगे नहीं अपनी जगह से, ठीक है, हिलेंगे नहीं अपनी जगह से, लेकिन अपनी ही जगह पर रहकर ये लोग मोशन कर सकते हैं। एग्जांपल से समझो, जैसे आप स्कूल के अंदर या हमें एक ही जगह पर, मतलब जो रनिंग कराई जाती है, देखा होगा आपने, एक्सरसाइज कराई जाती है ना, जो बिल्कुल एक ही जगह पर हमें जंप, मतलब एक ही जगह पे खड़े होकर जंप करना होता है, या एक ही जगह पे खड़े होकर हमें रनिंग करनी होती है। अगर हम रनिंग करें तो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, बट स्कूल्स में या फिर जहाँ भी आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो, आपने देखा होगा, मतलब एक ही जगह पर खड़े होकर हमें रनिंग करनी होती है। तो वही चीज़ समझ लो इसको भी, ठीक है। ये जो है बिल्कुल कैसे एक ही जगह पर खड़े होकर मूव करता रहेगा, ठीक है, मतलब मूव नहीं है, इसको हम वाइब्रेट कह सकते हैं कि ये अपनी जगह पे खड़े होके अपनी ही जगह पे वाइब्रेशन करेगा, ठीक है, अपनी जगह चेंज नहीं करेगा, बस ये समझ लो। क्लियर है?
ओके, नेक्स्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स आर मिनिमम इन सॉलिड्स। तो ये तो क्लियर सी बात है भाई, जब फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ही इतने ज़्यादा होंगे, जब एक दूसरे से इतनी तेज़ी से जुड़े होंगे तो डिस्टेंस तो कम होगा ही होगा, है ना भाई। जब पार्टिकल को आप अपनी तरफ खींच के रखोगे, बिल्कुल एक दूसरे को बिल्कुल टाइटली पैक्ड रखोगे तो डिस्टेंस तो कम होगा ही होगा दोनों के बीच में। तो तीसरा पॉइंट हमारा ये था। अब इन्हीं तीनों चीज़ों के बेस पर क्या क्या जनरल प्रॉपर्टीज समझ में आती है सॉलिड की, वो हमने यहाँ पर लिखी हुई है। देखो, तो सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप बिकॉज पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड देयर पोजीशन आर फिक्स्ड ड्यू टू लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। तो पहला रीजन इसके अंदर हमें समझ में आ रहा है कि भाई लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, इस वजह से उसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, फिक्स पोजीशन पे होते हैं। अब पार्टिकल्स जब फिक्स्ड रहेंगे तो उसकी शेप भी तो फिक्स्ड रहेगी। अब जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर के जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सब अपनी जगह पे फिक्स्ड होंगे, तभी तो इसकी शेप चेंज नहीं हो रही है। अगर इसके पार्टिकल्स इधर उधर घूमने लग जाएं कहीं पे तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी, है ना। ये तो हमने लास्ट वीडियो में भी करा था कि अगर पार्टिकल जितना दूर दूर जाते जाएंगे उतनी कोई चीज़ सॉलिड से गैस की तरफ चेंज होती जाएगी। या अगर नहीं बताया था तो अभी सुन लो, जितना पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाते जाएंगे, पार्टिकल्स के बीच में जितना स्पेस बढ़ता जाएगा उतना ही स्टेट सॉलिड्स से गैसेस की तरफ चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, इनकी जो शेप है वो कैसी होती है, सॉलिड्स की फिक्स्ड होती है। रीजन भी मैंने आपको बता दिया, क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड क्यों होते हैं, क्योंकि हाईएस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, ठीक है, क्लियर है। The second point, a solid has a fixed volume because the spaces between particles are fixed। अब ये भी सिंपल सी बात है, जब भाई पार्टिकल एक मतलब अपनी अपनी जगह पे रुके हुए हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। और अगर डिस्टेंस फिक्स्ड है उनकी जगह का, मतलब वो स्पेस ही फिक्स्ड हो गया, तो फिर तो वॉल्यूम तो फिक्स्ड होना ही होना है ना, ठीक है। इसको समझो, देखो जैसे मान लो ये दोनों पार्टिकल्स थे, ठीक है, ये इस तरीके से 4 पार्टिकल्स हैं जो मैंने अपने यहाँ पर इस पे ड्रॉ कर दिए, ठीक है, 4 पार्टिकल्स हैं। अब इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो फिक्स्ड रहेगा। तो ये इस बोर्ड पे मैं इन चारों को कहीं भी बना दूं, यहाँ से उठा के मैं यहाँ बना दूं, यहाँ से उठा के मैं कहीं भी बना दूं, ये जगह तो उतनी की उतनी घेरेंगे ना। मान लो ये 1 सेंटीमीटर का एरिया इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है। वैसे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के लिए तो क्यूब होना चाहिए, तो मान लो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब का इन्होंने एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है। तो यहाँ से मैं उठाऊँ, यहाँ रखूँ, चाहे यहाँ रखूँ, कहीं भी रखूँ, ये हर जगह 1 सेंटीमीटर क्यूब का ही तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। जब पार्टिकल्स अपनी जगह से मूव ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जब पार्टिकल्स अपनी ही जगह पर हैं ऑलरेडी, तो वॉल्यूम भी तो फिक्स्ड रहेगा। तो इसलिए यहां पर यही लिखा है, अ सॉलिड हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम बिकॉज द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स आर फिक्स्ड। अगर स्पेस चेंज हो जाता तो वॉल्यूम भी बढ़ जाता, है ना, अगर स्पेस चेंज हो जाता तो वॉल्यूम भी बढ़ जाता। देखो ऐसे समझो इस चीज़ को, जैसे मान लो ये मार्कर का ग्रुप है, ठीक है, अभी इसका कुछ अपना एक अलग वॉल्यूम होगा, ठीक है, अपना एक अलग वॉल्यूम होगा। मैंने इसको रूम में कहीं भी रखा तो अभी जितना इसका वॉल्यूम यहाँ पर है, रूम में भी उतना ही वॉल्यूम होगा। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, इन मार्कर्स को इस तरीके से फैला के रख देता हूँ, तो अब वॉल्यूम चेंज हो गया ना। पहले ये मेरे पूरे एक बार में हाथ में इस तरीके से फिट हो गए थे, ठीक है, ये इस तरीके से फिट हो गए थे एक बार में हाथ में, लेकिन अब तो इस तरीके से फैलाना पड़ रहा है, तो वॉल्यूम चेंज हो गई। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड रहेंगे तो उस केस में वॉल्यूम भी क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, सॉलिड्स आर ऑलमोस्ट नॉन कंप्रेसिबल बिकॉज देयर आर हार्डली एनी स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो सिंपल सी बात है यार, सॉलिड्स के पार्टिकल्स पहले ही इतना चिपके हुए हैं, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब तो समझते होगे ना, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब तो समझते होगे। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है किसी भी पार्टिकल्स को प्रेशर लगा के समेट देना, ठीक है। जैसे मान लो कहाँ बनाऊँ यहाँ पे, जैसे मान लो ये बहुत सारे पार्टिकल्स जिस तरीके से मेरे पास ऐसे करके कोई भी पार्टिकल्स यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं, मैंने क्या करा, इधर से भी प्रेशर लगा दिया, इधर से भी प्रेशर लगा दिया। तो प्रेशर लगा के मैं इन पार्टिकल्स को एक जगह इकट्ठे कर दूंगा। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मतलब क्या, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो मतलब ये मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से इस मैटर के पार्टिकल्स को समेट कर एक जगह इकट्ठे किया जा सकता है, ठीक है। ये मैंने नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, आप वहां से देख लेना, ठीक है। तो पार्टिकल्स की वो प्रॉपर्टी, सॉरी मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से पार्टिकल्स को बिल्कुल इकट्ठा किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। अब सॉलिड के पार्टिकल्स तो यार ऑलरेडी इतने पास पास हैं, तो क्या इनको और ज्यादा क्लोज हम ला सकते हैं, नहीं ला सकते। तो सिंपल सी बात है, सॉलिड्स कैसे होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। समझ में आ गया ये भी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी बिकॉज पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। तो डेंसिटी भी हाई होनी है। अब देखो डेंसिटी हाई होने का मतलब क्या है, डेंसिटी होती क्या है, सबसे पहले तो वो समझ लो। किसी भी स्पेस के अंदर कितना मास प्रेजेंट है, या ऐसे समझो किसी भी स्पेस के अंदर कितनी चीजें प्रेजेंट हैं, वो क्या है, उसकी डेंसिटी है। देखो एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो मेरे पास, जैसे मैं इन्हीं 4 पार्टिकल्स को एक शीट पे रख लेता हूँ, ठीक है, या एक रूम में रख दिया मैंने इन्हीं 4 चीज़ों को, जैसे ऐसे समझो, अपनी क्लास के हिसाब से समझो, ठीक है। मान लो आपकी क्लास के अंदर एक
दिन सिर्फ 20 बच्चे प्रेजेंट हैं, ठीक है, और एक दिन 40 बच्चे प्रेजेंट हैं, है ना। तो जिस दिन ज़्यादा बच्चे होंगे या रूम में जो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो ज़्यादा डेंस होगा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि एक स्पेस के अंदर जितनी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उसे हम उसकी डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। कोई चीज़ कितनी भरी हुई है, कोई चीज़ कितनी घनी है, उसे उसकी डेंसिटी कहा जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो डेंसिटी को अगर हम साइंस की लैंग्वेज में बोले वैसे तो डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट है। क्लियर है। डेंसिटी का ऐसा यूनिट वैसे किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी का फॉर्मूला मैं यहीं पे लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लेना, ठीक है, आप लोग नोट कर लेना। यहाँ पर लिख लेते हैं डेंसिटी, डी स्मॉल डी से हम इसको शो कर सकते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, जिसे हम मास पर यूनिट वॉल्यूम भी कहते हैं, और इसका ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे बहुत काम आएगा, हमारे मतलब फिजिक्स में भी काम आएगा और यहाँ पर भी काम आएगा, ठीक है, नोट कर लो यहाँ पर इसको। उसके बाद नॉन कंप्रेसिबल वाला हो गया, सॉलिड्स हैव, अच्छा डेंसिटी वाला भी हो गया लास्ट। सॉलिड्स डू नॉट फ्लो बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर फिक्स्ड एट देयर पोजीशंस। तो सॉलिड्स के पार्टिकल्स भाई अपनी जगह पे फिक्स्ड होते हैं, और कोई भी चीज़ फ्लो कब करेगी, जब उसके पार्टिकल्स अपनी जगह से मूव करने लगे, तभी तो कोई चीज़ फ्लो करेगी। यार देखो, गैस है, हवा है, जो हवा फ्लो करती है, हवा के पार्टिकल्स ही तो फ्लो करते हैं एक जगह से। जैसे मान लो पार्टिकल्स यहाँ हैं, फिर ये पार्टिकल्स मूव कर करके आगे की तरफ आएंगे, तभी तो हवा फ्लो कर रही है। गैसेस तभी तो फ्लो करती हैं। अब सॉलिड्स के पार्टिकल यहाँ पर हैं, जैसे ये सॉलिड है, इसके पार्टिकल्स ऑलरेडी यहाँ पर हैं, ठीक है, इसके पार्टिकल्स ऑलरेडी यहाँ पर हैं। जब इसके पार्टिकल्स ही मतलब फ्लो नहीं करेंगे तो ये सॉलिड कहाँ से फ्लो करेगा, ठीक है। तो सॉलिड्स कभी भी फ्लो नहीं करते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब इसमें 2 पॉइंट्स और रह गए हैं, वो 2 पॉइंट्स हैं। एक तो सबसे पहले तो सॉलिड्स की डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं, वो मैंने इसलिए नहीं लिखे क्योंकि वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारे इंपॉर्टेंट थे, लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ और वो नोट्स के अंदर लिखे हुए हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सॉलिड्स की जो बाउंड्रीज होती हैं बच्चों, वो डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं। कैसे, अगर आप देखोगे तो बुक में भी लिखा होगा, ठीक है, सॉलिड्स हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। मैंने यहाँ पर लिखा है, नहीं लिखा, ठीक है। सॉलिड्स की जो बाउंड्रीज होती हैं वो कैसी होती हैं, डिस्टिंक्ट होती हैं। अब डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है बच्चों डिफरेंट, ठीक है, अलग ही दिखाई पड़ जाता है, मतलब पड़ जाती हैं। अगर हम सॉलिड को देखें तो इनकी जो लिमिट्स, यानी कि इनकी जो बाउंड्रीज, जैसे ये मार्कर है, तो इस मार्कर का ये वाला जो हिस्सा है आपको अलग ही दिख रहा होगा इस पूरे स्पेस के अंदर। जो भी आपको ये पूरा बैकग्राउंड नजर आ रहा है स्पेस के अंदर, ये वाला हिस्सा आपको अलग ही नजर आ रहा होगा, और ये रेड वाला हिस्सा अलग ही नजर आ रहा होगा। तो इसी को हम बोलते हैं कि इसकी बाउंड्रीज कैसी होती हैं, डिफरेंट होती हैं, यानी कि हमें अलग ही दिखाई दे जाती हैं। इसी को हम बोलते हैं डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। ये ऐसे कह लो कि इसकी लिमिट जो होती है ना, वो फिक्स्ड होती है, ये अपनी लिमिट से बाहर नहीं जाएगा, ये इस बाउंड्री से ऊपर की तरफ नहीं जा सकता और नीचे की तरफ नहीं निकल सकता, ठीक है। क्लियर है अच्छे से, कोई डाउट। उसके बाद एक और रह गया कि सॉलिड्स के पास एक और प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये अपनी शेप को चेंज करने से रोकता है, और इस प्रॉपर्टी को हम रिजिडिटी बोलते हैं, ठीक है। सॉलिड्स जो होते हैं रिजिड होते हैं हमेशा। रिजिड का मतलब क्या हुआ, रिजिड का मतलब, रिजिडिटी एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई भी मैटर अपनी शेप के अंदर चेंज आने से रोकता है, ठीक है। सॉलिड्स के पास एक अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि ये हमेशा अपनी शेप को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसी वजह से रबर बैंड और स्पॉन्ज को हम हमेशा क्या नाम सॉलिड्स की कैटेगरी में लाते हैं, ठीक है। उसका भी क्वेश्चन अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अब इतना समझो कि सॉलिड्स जो होते हैं रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब क्या हुआ कि ये हमेशा अपनी शेप में रहना चाहते हैं, अपनी शेप में किसी भी चेंज को ये रोकते हैं, ठीक है। और अगर हम ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर लगाएंगे, हम ज़्यादा ही फोर्स इसके ऊपर लगाएंगे तो सॉलिड टूट जाएगा, लेकिन अपनी शेप चेंज नहीं करेगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया, अच्छे समझ में आ गया। तो सॉलिड्स कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं। रिजिड क्यों होते हैं, क्योंकि अपनी शेप को मेंटेन करके रखते हैं, अपनी शेप में चेंज को रोकते हैं। अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे शेप में, मतलब शेप में चेंज करने के लिए, तो सॉलिड्स टूट जाएंगे, लाइक ग्लास, कांच, ठीक है। कांच की शेप आप थोड़ी चेंज कर सकते हो, अगर आपने उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाई, किसी भी चीज़ से अगर उसको हिट किया तो वो ब्रेक हो जाएगा। अगर मैं इस मार्कर को भी देखो, ये मार्कर जो है रिजिड है। रिजिड का मतलब क्या हुआ, ये अपनी शेप में चेंज को रोकेगा, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर इस तरीके से फोर्स लगाता हूँ, इस तरीके से फोर्स, है ना, तो ये टूट जाएगा, लेकिन इसकी शेप चेंज नहीं होगी, है ना। तो सॉलिड्स कैसे होते हैं, हमेशा रिजिड होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे सॉलिड्स के बारे में जो मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद हम अपने चलते हैं लिक्विड्स के ऊपर, ठीक है। इसको नोट करोगे अच्छे से, स्क्रीनशॉट मत लेना यार, मैं हमेशा बोलता हूँ कि नोट करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप ही के लिए बेटर है। ये भी नोट करो, साथ में जो नोट्स मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए लिक्विड स्टेट करते हैं।
हाँ जी, तो अब द लिक्विड स्टेट हमने करना है, ठीक है। थोड़ा बहुत कंपेयर करेंगे सॉलिड से और बाकी इसकी जनरल प्रॉपर्टीज तो हैं ही। देखो सबसे पहला पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर लूजली पैक्ड ड्यू टू लेसर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन देम देन सॉलिड्स, ठीक है। हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, मैं आपको पहले बता दूं, ये लूजली पैक्ड का मतलब है कि पार्टिकल्स जो है वो सॉलिड्स के कंपेरिजन में थोड़ा बहुत दूर दूर होते हैं, लेकिन अभी भी ये इतने पास होते हैं, ठीक है, अभी भी ये इतने पास होते हैं कि इनकी डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। ये बात ध्यान रखनी है आपने। हालांकि सॉलिड्स के जितने पास नहीं होते हैं, सॉलिड्स से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस होता है इनके पार्टिकल्स में, लेकिन अभी भी फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा होती हैं कि ये पार्टिकल्स पास पास ही रहते हैं। जैसे मान लो अगर सॉलिड्स के पार्टिकल्स बिल्कुल इस तरीके से चिपके हुए थे, जैसे भी हमने पीछे बना के भी देखे थे, तो लिक्विड्स के पार्टिकल्स भी इस तरीके से पास पास ही रहेंगे, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत डिस्टेंस बढ़ जाता है, सॉलिड्स के कंपैरिजन में लूजली पैक्ड होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लास्ट में दैन सॉलिड्स भी लगाया है, ठीक है। इसीलिए मैं बोल भी रहा था कि कंपैरिजन करेंगे, क्लियर है। तो सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर नॉट फिक्स्ड एट देयर पोजिशंस, हेंस दे मूव फ्रॉम वन पोजिशन टू अदर एंड ऑल्सो पोजेस काइनेटिक एनर्जी हायर देन सॉलिड्स, ठीक है। तो जो मैं आपको बोल भी रहा था कि लिक्विड्स के पास भाई अब देखो लूजली पैक्ड हैं, ठीक है, तो और ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसी हो गई, सॉलिड्स के कंपैरिजन में कम हो गई, तो पार्टिकल्स जो होते हैं अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड नहीं रहते हैं, ठीक है। ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं और इनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है कंपेयर्ड टू पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, क्लियर है। तो लिक्विड्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी कैसी होती है, हायर होती है कंपेयर्ड टू सॉलिड्स, क्लियर हो गया अच्छे से। थर्ड पॉइंट, द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स आर मच ग्रेटर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। तो सिंपल सी बात है यार, ठीक है, सिंपल सी बात है, जब लिक्विड्स है मतलब कोई चीज़ लिक्विड बन रही है तो उसके पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा स्पेसेस होंगे, तो वही क्लियर है। अब क्योंकि लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे, ठीक है, सॉलिड्स के अंदर बिल्कुल टाइटली पैक्ड था, अब थोड़ी फोर्स कम हो गई तो भाई ये दूर दूर जाने लगेंगे, तो थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ ही जाएगा, क्लियर है, समझ में आ गया। जनरल प्रॉपर्टीज में आते हैं। दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप बिकॉज पार्टिकल्स आर नॉट फिक्स्ड एट देयर पोजीशंस। तो हमने अभी पीछे बात करी थी कि फिक्स्ड शेप तभी होगी जब पार्टिकल्स फिक्स्ड रहेंगे एक जगह पर। अब भाई इसके तो पार्टिकल्स ही फिक्स्ड नहीं रहते, एक जगह पे मूव करते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली, तो इसकी फिक्स्ड शेप कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती ना। सेकेंड पॉइंट, ठीक है, they have fixed volumes because the spaces between particles are fixed at a given temperature। अब इस पॉइंट को समझो, मैंने आपको क्या बोला था लास्ट, अभी जब हमने सॉलिड के बारे में करा था कि अगर पार्टिकल अपनी जगह पर फिक्स्ड हैं तो ही उसकी फिक्स्ड वॉल्यूम होगी, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ये बोला कि भाई लिक्विड्स के पार्टिकल्स तो अपनी जगह पर फिक्स्ड है ही नहीं, तो उसकी वॉल्यूम कैसे फिक्स्ड है, ठीक है। ये भी तो क्वेश्चन एक उठता है ना कि हमने बोला सॉलिड्स के अंदर कि अगर पार्टिकल्स फिक्स्ड हैं तो वॉल्यूम फिक्स्ड है, लेकिन लिक्विड्स में हम बोल रहे हैं कि पार्टिकल्स अपनी जगह पर फिक्स्ड नहीं है लेकिन वॉल्यूम इज स्टिल फिक्स्ड, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पर आता है टेम्परेचर का कंसेप्ट, ठीक है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जो स्पेसेस होते हैं लिक्विड के वो बिल्कुल फिक्स्ड रहते हैं, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर को स्टिल रखोगे, कांस्टेंट रखोगे, जैसे मान लो कोई भी आपने लिक्विड लिया, उसका टेम्परेचर ना बढ़ने दे रहे हो ना घटने दे रहे हो, तब उसके पार्टिकल्स अपनी ही जगह पर रहेंगे, ठीक है। जैसे मान लो किसी का टेम्परेचर आपने 25 डिग्री रख लिया है, ठीक है, तो आज भी 25 है, कल भी 25 है, मतलब स्टिल आप उसको 25 पे ही रख रहे हो, ना उसे 26 होने दे रहे हो ना उसे 24 होने दे रहे हो। अगर ऐसा नहीं होने दे रहे हो आप, तो उसके पार्टिकल्स अपनी ही जगह पर रहेंगे, उनकी पोजीशंस कैसी हो जाएंगी, फिक्स्ड हो जाएंगी, क्लियर है अच्छे से। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ही पोजीशन चेंज होगी, ठीक है। अगर टेम्परेचर चेंज हुआ, ठीक है, अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगी, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। फिक्स्ड टेम्परेचर के ऊपर फिक्स्ड वॉल्यूम भी रहेगा, ये कोई नहीं बताता आप लोगों को, ठीक है। बस बोल देंगे हाँ भाई वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है। वॉल्यूम फिक्स्ड रहने का रीज़न क्या है, क्योंकि टेम्परेचर फिक्स्ड है, ठीक है। तो आगे से आप अगर एग्जाम में लिखोगे तो आंसर में क्या लिख के आओगे, क्योंकि मतलब लिख के आओगे पूरा कि वॉल्यूम जो होता है लिक्विड्स का वो फिक्स्ड रहता है ड्यू टू द टेम्परेचर इज फिक्स्ड, ठीक है, क्लियर है। और ये भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स आर फिक्स्ड, या पोजिशंस ऑफ पार्टिकल्स आर फिक्स्ड, इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर अच्छे से। थर्ड पॉइंट, लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। तो जैसा मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बोला कि हमने लूजली पैक्ड सॉलिड्स की कंपैरिजन में बोला है, पार्टिकल्स अभी भी पास पास हैं, तो ऑलमोस्ट ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल हो सकते हैं, मतलब हालांकि इनको कंप्रेस किया जा सकता है, लिक्विड्स को हम थोड़े पार्टिकल्स को और पास पास ला के उसको सॉलिड बना सकते हैं, बट बहुत ही कम कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है, मतलब इनको बहुत कम कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, दे ऑल्सो हैव हाई डेंसिटी, हैव तो लिखा ही नहीं देखो मैंने, दे ऑल्सो हैव हाई डेंसिटी बट लेस देन सॉलिड्स बिकॉज पार्टिकल्स आर स्टिल क्लोजर। तो वही पार्टिकल्स अभी भी पास है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी अभी भी, सिंपल सी बात है, ठीक है। मतलब सॉलिड से कम होगी इसकी डेंसिटी बट गैसेस से ज़्यादा होगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ओके, लिक्विड्स फ्लो ईजिली बिकॉज इट्स पार्टिकल्स कैन मूव फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर। तो सिंपल सी बात है भाई, जब एक पार्टिकल अपनी जगह से दूसरी जगह मूव कर पा रहा है तो सिंपल सा है कि लिक्विड भी मूव करेगा अपनी जगह से दूसरी जगह पे, तो लिक्विड्स कैसे होते हैं, फ्लो कर सकते हैं। और
ऐसी कोई भी चीज़ जो फ्लो कर सकती है उसे फ्लूइड बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, कोई भी चीज़ एनीथिंग विच कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड। ठीक है, साइंस की भाषा में उसे क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं, FLUID। ठीक है, गैसेज और लिक्विड्स दोनों ही फ्लूइड्स में आते हैं। क्लियर है? ओके, लास्ट पॉइंट, सॉरी 6 पॉइंट है अभी तो। लिक्विड्स आर अनेबल टू मेंटेन देयर शेप, दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, हेंस दे आर नॉट रिजिड। तो क्लियर सी बात है भाई, जब उसकी शेप ही फिक्स नहीं है तो जिस कंटेनर में डालोगे, देखा ही होगा आपने पानी वानी को, जिस भी कंटेनर में डालोगे वो उसकी शेप ले लेता है ना। जब ये अपनी शेप को मेंटेन करके ही नहीं रख पाते तो ये कैसे नहीं होते? ये रिजिड नहीं होते। सॉलिड्स अपनी शेप को मेंटेन कर रहे थे, आप उसे चाहे जैसे एक ये मार्कर ले लो, ये मार्कर ले लो, इस मार्कर को आप चाहो किसी बकेट में डाल दो, ठीक है, किसी कबर्ड में डाल दो, कहीं भी डाल दो, शेप तो इसकी यही रहेगी ना। लेकिन लिक्विड्स के साथ ऐसा नहीं होता, उसे अगर हम बकेट में डालेंगे तो बकेट की शेप ले लेगा, ग्लास में डालेंगे ग्लास की शेप ले लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से उसकी शेप चेंज होती रहती है। नेक्स्ट इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हायर इन लिक्विड्स ड्यू टू अवेलेबल स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स। तो अब जो डिफ्यूजन का रेट होता है बच्चों वो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस हो जाते हैं। ठीक है, अब स्पेसेस बढ़ जाते हैं तो भाई कोई भी दूसरा मैटर आएगा, उसके पार्टिकल्स इजीली सबमर्ज हो सकते हैं उसके अंदर, है ना। तो बस इसी वजह से जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो भी क्या हो जाता है, यहाँ पर इंक्रीज कर जाता है। तो ये ऑल ओवर आपका ऑल अबाउट लिक्विड्स था। ठीक है, अब द सॉलिड हमारा गैस स्टेट बचा है तो वो भी कर लेते हैं। हाँ जी, तो अब अपना गैस स्टेट, लिक्विड और सॉलिड तो कंप्लीट हो गया। तो पहले पॉइंट से ही द पार्टिकल्स आर वेरी मच फार्दर देन दैट इन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। तो देखो ये तो क्लियर सी बात है कि यार जो गैसेस होती हैं उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रखा है कि सॉलिड्स और लिक्विड्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े पास पास होते हैं, बट गैसेस के अंदर काफ़ी दूर होते हैं। ठीक है, अगर हम कंपेयर करना चाहें तो कंपेयर करने पर जैसे अगर मैं बनाऊँ तो ये सॉलिड्स के कुछ इस तरीके से पार्टिकल्स होंगे, इस तरीके से ऐसे करके जुड़े होंगे सॉलिड्स के पार्टिकल्स। ठीक है, और फिर अगर लिक्विड्स के पार्टिकल अगर हम कंपेयर करें तो वो लिक्विड्स के पार्टिकल थोड़ा थोड़ा दूर दूर होंगे ऐसे करके। लेकिन जो गैसेस होंगी ना यार, गैसेस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं इस तरीके से। ठीक है, एक पार्टिकल यहाँ होगा तो एक पार्टिकल यहाँ होगा, बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा दूर होते हैं ये आपस में लिक्विड्स और सॉलिड्स के कंपैरिजन में। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? सेकेंड पॉइंट, the spaces between particles are maximum and they have almost negligible forces of attraction। इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगेन। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो तो सबसे ज़्यादा होता है, ये तो हम पहले पॉइंट में भी पढ़ चुके हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता क्यों है, इसका रीज़न क्या है? देखो इसका रीज़न है बच्चों फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। अभी तक जो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो हमेशा उसके फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ये बात आपको पता है, मैं बता भी चुका हूँ पहले भी। ठीक है, तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ही जब नेग्लिजिबल होंगी, नेग्लिजिबल का मतलब होता है जिसको हम अनदेखा कर सकते हैं, जो है ही नहीं बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ही इग्नोर करने लायक है, ये समझ लो, बहुत ही कम है लेकिन बहुत ही कम है, पॉइंट में उसकी वैल्यू, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कैसे होते हैं? नेग्लिजिबल होते हैं, यानी कि बिल्कुल अनदेखा कर सकते हैं हम सोचें, मतलब ये मानते ही नहीं है कि यहाँ पर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है भी। ठीक है, तो अगर किसी के बीच में कोई फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होगा ही नहीं, जैसे पार्टिकल्स को अभी तक किसने रोक रखा था? अभी तक इन्हीं फोर्सेज की वजह से तो पार्टिकल्स आपस में बंधे हुए थे, लिक्विड्स में हो चाहे सॉलिड्स में हो। अब ये फोर्सेज ही नहीं है तो पार्टिकल्स तो अपने आप दूर दूर चले जाएंगे, है ना। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर है अच्छे से? पार्टिकल्स अपनी जगह पर फिक्स्ड भी नहीं होते हैं। फिक्स्ड भी क्यों नहीं होते हैं? इसी वजह से, क्योंकि इनके पास फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। भाई अभी तक पार्टिकल्स को कौन बांध के रख रहा था? अभी तक यही तो फोर्सेज थी, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज थी, यही तो उनको अभी तक बांध के रख रही थी उनकी फिक्स पोजीशन पे। अब जब फोर्सेज ही नहीं है तो फिर कौन बांधेगा? तो इसलिए पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पे फिक्स नहीं होते हैं और मूव करते रहते हैं। The particles of gases move with very high speeds in all directions. They possess highest kinetic energy among the 3 states of matter. Important point है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आता है, अभी बताऊंगा। देखो, द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस, अब जो पार्टिकल्स होते हैं ना बच्चों गैसेस के, इनके पास हाईएस्ट स्पीड होती है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी टेम्परेचर की प्रॉब्लम नहीं होती है। हालांकि हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो मतलब स्पीड होती है पार्टिकल्स की वो वैसे ही बढ़ जाती है, लेकिन गैसेस के पास ऑलरेडी बहुत हाई स्पीड होती है। ठीक है, ऑलरेडी बहुत हाई स्पीड होती है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है इसके पास तीनों स्टेट्स की कंपैरिजन में। ठीक है, अगर हम लिक्विड्स और सॉलिड से इसको कंपेयर करेंगे तो इसके पास हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है। हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से ये पार्टिकल्स बहुत तेजी से मूव करते हैं और हर डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा। जो हमने लास्ट वीडियो में ब्राउनियन मोशन करा था वो इसी का मोशन था। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है ब्राउनियन मोशन? जैसे एक पार्टिकल ये हो गया तो ये कहीं भी जिगजैग, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, कैसे भी मूव कर सकता है। इस मोशन को हम ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। ठीक है, द रैंडम या रैपिड जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। ठीक है, क्लियर? अच्छे से समझ में आ गया? अब चलते हैं जनरल प्रॉपर्टीज के ऊपर।
देखो जनरल प्रॉपर्टीज इन्हीं के ऊपर बनती हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट वही, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया कि भाई पार्टिकल्स अपनी जगह पर फिक्स नहीं होते, है ना, उनकी पोजीशंस फिक्स नहीं होती, उनके पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो भी फिक्स नहीं होता, ये भी बात ध्यान रखना। लिक्विड्स के अंदर एट अ गिवन टेम्परेचर कम से कम स्पेस फिक्स्ड था, लेकिन गैसेस को टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। गैसेस के लिए चाहे आप टेम्परेचर फिक्स्ड रखो चाहे बढ़ा दो, अगर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस और बढ़ जाएगा, लेकिन अगर हम टेम्परेचर फिक्स भी रखते हैं तो भी इसको कोई मतलब नहीं है, स्पेस तब भी फिक्स्ड नहीं होंगे, ठीक है। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया। तो टेम्परेचर का कोई इफेक्ट फिक्स रखने से नहीं होता है। हाँ, इंक्रीज करने से पार्टिकल्स जो होते हैं वो दूर चले जाते हैं और डिक्रीज करने से पार्टिकल्स पास आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन एट अ गिवन टेम्परेचर पे पार्टिकल्स के बीच का स्पेस फिक्स्ड नहीं होता है, लाइक लिक्विड्स में जैसे था, ठीक है। लिक्विड्स के अंदर तो फिक्स्ड होता था ना एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। क्लियर है अच्छे से। तो पहला पॉइंट वही, गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम। क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि इनके पार्टिकल्स की पोजीशन क्या होती है, फिक्स्ड नहीं होती है, उनके बीच का जो स्पेस होता है वो भी कैसा होता है, बिल्कुल फिक्स नहीं होता है, इसलिए इनकी जो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम और शेप जो होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट, गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल बिकॉज दे हैव हाईएस्ट स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स। तो सिंपल सी बात है, जितने ज़्यादा स्पेस बढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप उसको इकट्ठा कर पाओगे, है ना। अब सॉलिड्स के पार्टिकल बिल्कुल पास पास थे इस तरीके से, तो हम इसको थोड़ी ना समेट पाएंगे। लिक्विड्स के पार्टिकल थोड़ा दूर थे, इसलिए इसको हमने थोड़ा सा क्लोजली कंप्रेस कर दिया, तो यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी कम थी। लेकिन गैसेस के पार्टिकल बहुत दूर है तो हम इसको ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, तो गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, बिल्कुल हाईएस्ट होती है। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट, द डेंसिटी ऑफ गैसेस इज वेरी लो ड्यू टू इट्स पार्टिकल्स आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। तो ये भी मैं बता चुका हूं आपको, डेंसिटी होती क्या है, किसी भी एक स्पेस के अंदर में कितना मास प्रेजेंट है उसे डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। किसी भी वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है उसे हम डेंसिटी बोलते हैं। अब लिक्विड्स के अंदर एक छोटा सा वॉल्यूम ले लो, मान लो ऐसे, इसको आप ऐसे समझो जैसे मान लो आपने ग्लास के अंदर नमक भर लो या चीनी भर लो, ग्लास के अंदर आपने भर लिया, ठीक है। अब इसका जो ग्लास का जो वॉल्यूम होगा, अभी इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। अब उतना ही नमक आप एक उसमें डाल लो, जो बड़ा वाला जो हमारा मतलब क्या जो केटल वगैरह होती है, केतली वगैरह, उसमें डाल दो, तो अब डेंसिटी कम हो जाएगी। क्यों कम होगी? क्योंकि देखो केतली का जो वॉल्यूम होगा, जो केटल का वॉल्यूम होगा वो तो बढ़ जाएगा, है ना, लेकिन आपके पास जो मास है वो अभी भी उतने का उतना ही है ना। और उसी नमक को या उसी चीनी को आप एक बड़ी बाल्टी में डाल दो या बड़ी बकेट में डाल दो, तो अब डेंसिटी और कम हो जाएगी क्योंकि वॉल्यूम और बढ़ गया, है ना। तो गैसेस का भी सेम बकेट वाला हाल होता है, यहाँ पर वॉल्यूम मतलब जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और पार्टिकल्स बहुत दूर दूर फैले होते हैं, ठीक है। क्लियर है, मतलब यहाँ पर ज़्यादा स्पेस के अंदर बहुत ही कम पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी बिल्कुल क्या हो जाती है, यहाँ पर लो हो जाती है। क्लियर है, अच्छे से पक्का समझ में आया होगा ये पॉइंट आपको। नेक्स्ट है, a gas apply pressure on the walls of container because its particles collide with walls due to their high speeds। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं क्वेश्चन के लिए बोल रहा था, यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो यही क्वेश्चन है, ठीक है। हाई स्पीड को लेकर एक क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से, कि मतलब एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है कि जो गैसेस के जो मतलब पार्टिकल्स होते हैं, या ऐसे कह लो कि अगर हम एक कंटेनर के अंदर गैस को फिल करके रखें तो वो कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, यानी कि प्रेशर लगाता है। कैसे लगाता है? देखो बच्चों, क्या होता है, कंटेनर के अंदर जब हम गैस को भर देते हैं तो इतना हमने पढ़ लिया कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो कहीं भी मूव कर रहे होते हैं, लाइक ऐसे करके हमने कंटेनर के अंदर इसको भर लिया, एक पार्टिकल होगा, एक पार्टिकल ऐसे करके एक ऐसे करके एक पार्टिकल ले लेता हूँ, ये पार्टिकल कहीं भी मूव कर सकता है, ठीक है, और बहुत तेज़ी से मूव करेगा। अब जब ये बहुत तेज़ी से मूव करेगा तो ये जब किसी से टकराएगा तो ये किसी भी मतलब जैसे वॉल से टकराएगा तो वॉल से टकराने पर ये वॉल के ऊपर एक फोर्स भी लगाएगा, है ना। अब इस वॉल का कुछ एरिया भी होगा और फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर ही तो होता है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं। जब बहुत तेज़ी से वो मूव करते हैं और वो वॉल्स पे जाके जब हिट करते हैं तो किसी एक फोर्स से जाके हिट करते हैं। अब इसी फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि एरिया के ऊपर कितनी फोर्स लगती है, एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है, उसी को तो हम प्रेशर बोलते हैं। तो इसी तरीके से जो गैसेज होती हैं वो क्या करती हैं, हमेशा प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, ठीक है। क्लियर है अच्छे से ये पॉइंट भी। नेक्स्ट पॉइंट, गैसेज कैन ईजिली फ्लो बिकॉज इट्स पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव। तो सिंपल सा पॉइंट है, कोई ज़्यादा बताने वाला पॉइंट है नहीं, क्योंकि भाई पार्टिकल्स मूव करते जा रहे हैं लगातार तो ये तो फ्लो कर ही सकती हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, दे ऑल्सो टेक द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो शेप और वॉल्यूम भी ये किसी भी कंटेनर का ऑक्यूपाई करते हैं। लिक्विड्स के अंदर क्या था कि वो सिर्फ शेप ऑफ कंटेनर ऑक्यूपाई करते थे, लेकिन एक गिवन टेम्परेचर पर उनका जो वॉल्यूम था वो फिक्स्ड रहता था। लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही
ऑक्यूपाई करते हैं, शेप भी उस कंटेनर की और उस कंटेनर का ही वॉल्यूम, ठीक है, उसी कंटेनर का। लाइक मैंने एक ग्लास के अंदर 2 ग्राम हाइड्रोजन भरी, ठीक है, 2 ग्राम हाइड्रोजन मैंने एक ग्लास के अंदर भरी है। अब उसी 2 ग्राम हाइड्रोजन को अगर मैं एक बकेट के अंदर भरूंगा तो भी उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा, ठीक है, उतने का मतलब जो जिस कंटेनर में रखा है, पहले ग्लास के बराबर था वॉल्यूम, ठीक है, ग्लास में रखा था तो ग्लास के बराबर वॉल्यूम, अब बकेट में रख दिया तो बकेट के बराबर वॉल्यूम, ठीक है, क्लियर है। यानी कि ऑक्सीजन का वॉल्यूम अब बकेट के बराबर हो जाएगा, जब ग्लास में थी तो उसका वॉल्यूम किसके बराबर था, ग्लास के बराबर था, क्लियर है। तो जिस भी कंटेनर के अंदर हम इसे रख देते हैं, इस गैस का वॉल्यूम उसी के बराबर हो जाता है, समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, डिफ्यूजन इज हाईएस्ट इन गैसेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्जर स्पेसेस। तो क्लियर सी बात है यार, डिफ्यूजन के बारे में तो अभी तक हम बहुत पढ़ते आए हैं। सॉलिड्स के अंदर जब स्पेस ही नहीं थे, मैं हमेशा बेंच वाला एग्जांपल देता हूँ, 5 बच्चों का बेंच है, उस पर आपने 5 बच्चे ऑलरेडी 6 बच्चे ऑलरेडी बिठा रखे हैं मान लो, तो 7वां कहाँ ठूसोगे उसमें, ठीक है, नहीं कर पाओगे ना। सॉलिड्स के अंदर मान लो 3 बच्चे हैं तो 2 के जाने की अभी भी जगह है ना, 5 सीटर की मतलब 5 सीटर है वो, तो 5 की उसकी कैपेसिटी है, तो आपने अभी 3 बिठा रखे हैं, तो 2 और बिठा सकते हो उस पर, है ना। लेकिन गैसेस के अंदर सिर्फ एक ही बच्चा आपने 5 सीटर वाले बेंच पे बिठा रखा है, तो बाकी के 4 तो आके आराम से स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो डिफ्यूजन क्या होता है यहाँ पर, बिल्कुल हाईएस्ट हो जाता है, क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया। तो ये ओवरऑल आपका गैसेस स्टेट था, और गैसेस के पास कोई शेप की मेंटेन करने की भी प्रॉपर्टी नहीं होती, तो ये रिजिड नहीं होते हैं, ठीक है, क्लियर है अच्छे से। तो ये आपका गैसेस स्टेट था, इसको फटाफट से नोट करो। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है क्योंकि सारे रीजंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, जितनी भी हमने अभी प्रॉपर्टीज पढ़ी सारी इन्हीं के ऊपर तो बेस्ड थी, तो बस आप ये नॉर्मली अब इसी तरीके से, लेकिन एग्जाम में ऐसे मत लिख देना यार, एग्जाम में पूरा पूरा लिखना आप सेंटेंस की फॉर्म में, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है क्योंकि सारे बेसिक्स तो आपको क्लियर ही हैं अब, है ना, इसलिए मैंने ये लिख दिया, और टाइम भी बचेगा इससे, वीडियो की लेंथ भी हमें तो देखनी है ना यार थोड़ी सी, ठीक है। चलो, तो सॉलिड्स के पास डेफिनेट शेप होती है और वॉल्यूम भी इसका फिक्स्ड होता है, बट लिक्विड्स के पास वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है बट शेप कैसी होती है, फिक्स्ड नहीं होती है, ठीक है, और गैसेस के पास दोनों ही फिक्स्ड नहीं होते हैं, क्लियर। सेकंड पॉइंट, लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है, लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं सॉलिड्स के अंदर। स्पेसेस जो होते हैं लिक्विड्स के अंदर वो सॉलिड्स से थोड़े से ज़्यादा होते हैं, बट गैसेस के अंदर तो अभी हमने पढ़ा था लार्जेस्ट होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं इसके पार्टिकल्स, है ना। थर्ड, रिजिड एंड नॉन कंप्रेसिबल, तो सॉलिड्स जो होते हैं रिजिड होते हैं और नॉन कंप्रेसिबल भी होते हैं, ये सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कैसे होते हैं, ठीक है। लिक्विड्स जो है नॉन रिजिड भी होते हैं, ठीक है, और साथ साथ नॉन कंप्रेसिबल भी होते हैं, यानी कि ना तो ये रिजिड होते हैं और ना ही कंप्रेसिबल होते हैं, मतलब कंप्रेसिबिलिटी होती है बट ऑलमोस्ट बहुत कम होती है, ठीक है, बहुत कम होती है, इसलिए हम इसको ऑलमोस्ट नॉन कंप्रेसिबल मान के चलते हैं, ये पहले भी बोला था मैंने, ठीक है। और गैसेस तो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं भाई, गैसेस को तो ईजिली कंप्रेस किया जा सकता है ना। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ इज हाई डेंसिटी, तो सॉलिड्स की डेंसिटी कैसी होती है, हाई होती है बिल्कुल, ठीक है, कम स्पेस में ज़्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, लिक्विड्स में उतने ही स्पेस में थोड़े से कम पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए डेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है सॉलिड्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। और गैसेस की तो डेंसिटी कैसी होती है, लीस्ट होती है या लोएस्ट होती है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा स्पेस के अंदर कम पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, बस इसीलिए। नेक्स्ट इज डिफ्यूजन इज लोएस्ट, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि भाई सॉलिड्स के अंदर स्पेसेस ही नहीं होते, है ना, स्पेसेस ही नहीं होते तो डिफ्यूजन कहाँ होगा, है ना। तो डिफ्यूजन कैसा होता है, यहाँ पर लोएस्ट होता है। लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूजन जो है वो थोड़ा स्लोली होता है, ठीक है, हो जाता है लेकिन स्लोली होता है, ठीक है। और नेक्स्ट, गैसेस के अंदर डिफ्यूजन बहुत तेजी से होता है और बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है, क्लियर है अच्छे से ये पॉइंट भी डिफ्यूजन वाला। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ, सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, सॉलिड्स जो है कभी फ्लो कर ही नहीं सकते, ये तो हमें भी पता है, ठीक है, तो सॉलिड्स फ्लो नहीं करते, लिक्विड्स और गैसेस दोनों ही इजीली फ्लो कर सकते हैं, कोई ज़्यादा खास पॉइंट नहीं था। नेक्स्ट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, देखो ये पॉइंट मैं यहाँ भूल गया था इसलिए मैंने नीचे लिखा है, ये पॉइंट 3rd नंबर पे आना चाहिए था, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होने चाहिए, यहाँ पर बिल्कुल हाईएस्ट होने चाहिए सॉलिड्स के अंदर, लिक्विड्स के अंदर थोड़ा सा कम होते हैं सॉलिड्स के कंपेरिजन में, और गैसेस के अंदर तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही कम होते हैं, नेग्लिजिबल ही होते हैं, ठीक है, अभी पीछे पढ़ा था ना कि नेग्लिजिबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। तो ये 7 डिफरेंसेस हैं आपके सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस में, आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इस तरीके से होगा, तो ये सारा आप लिख दोगे, आंसर करेक्ट होगा। लेकिन यार इसको सेंटेंस की फॉर्म में लिखना, मैंने तो ये शॉर्ट में लिखा है टाइम बचाने के लिए, ठीक है, क्योंकि सारा बेसिक्स आपको क्लियर ही है ना, तो इसलिए टाइम बचाने के लिए मैंने शॉर्ट में लिखा है, लेकिन आप इसको जब एग्जाम में लिखोगे पूरा लिखोगे, जैसे
सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, लिक्विड्स हैव लेसर डेंसिटी देन सॉलिड्स, गैसेस हैव लोएस्ट डेंसिटी। इस तरीके से आपको पूरा सेंटेंस के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बस वो रह गए हैं, वो और ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। हाँ जी, तो अपने 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छे से इनको समझ लेना क्योंकि इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अच्छे से समझेंगे, आंसर्स यहाँ सबटाइटल्स में आप देख लोगे। यहाँ पर मैंने इसलिए नहीं लिखे यार क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाता आंसर और फिर टाइम भी ज़्यादा लग जाता। ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, द रबर बैंड चेंजेस इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, देन व्हाई डू वी कॉल इट एज अ सॉलिड। देखो यार, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि सॉलिड्स अपनी शेप में चेंज होने से रोकते हैं। जिस प्रॉपर्टी की वजह से रोकते हैं उसे हम रिजिडिटी बोलते हैं, या फिर अपनी शेप को मेंटेन करके रखते हैं। तो रबर बैंड के बारे में बोला गया कि रबर बैंड को अगर हम ऐसे खींच देते हैं तो उसकी शेप तो चेंज हो जाती है, फिर भी हम इसे एक सॉलिड बोल रहे हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि यार देखो, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो रबर बैंड है वो अपनी शेप को सिर्फ एक एक्शन ऑफ फोर्स के टाइम पर, जब तक उसके ऊपर फोर्स लग रही है तब तक अपनी शेप को वो चेंज कर रहा है, ठीक है। जैसे हम वो फोर्स छोड़ देंगे, वो जो रबर बैंड होगा अपनी दोबारा पुरानी वाली शेप में आ जाएगा वापस, ठीक है। ये तो मानते हो ना, वापस आ जाएगा अपनी शेप में। मतलब उसने क्या करा, उसने अपनी शेप को फिर से मेंटेन कर लिया, ठीक है। और अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाते तो क्या होता है, रबर बैंड टूट जाता। जैसे जो अदर सॉलिड्स होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाने पर वो टूट जाते हैं, उसी तरीके से रबर बैंड भी हो जाता। इसी वजह से हम रबर बैंड को एक सॉलिड में कंसिडर करते हैं। क्लियर हुआ ना रीज़न? पक्का समझ में आया? क्योंकि रबर बैंड ने अपनी जो शेप थी, फोर्स हटने के बाद उसने तुरंत अपनी शेप को रीगेन कर लिया, या ऐसे कह लो कि मेंटेन कर लिया। और अगर ज़्यादा फोर्स लगती तो वो दूसरे सॉलिड्स की तरह ही टूट जाता। इसलिए रबर बैंड को एक सॉलिड के रूप में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। क्लियर है? सेकंड, इफ सॉल्ट एंड शुगर डू नॉट हैव अ फिक्स शेप देन व्हाई आर दे कॉल्ड सॉलिड्स। अब देखो, सॉल्ट और शुगर के बारे में बोला जाता है कि भाई सॉल्ट और शुगर जो होते हैं वो किसी भी कंटेनर की शेप ले लेते हैं, है ना। और सॉलिड्स तो किसी भी कंटेनर की शेप लेते ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम सॉल्ट और शुगर को क्या नाम, सॉलिड बोलते हैं। बच्चों, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो सॉल्ट और शुगर का अमाउंट होता है ना, बहुत सारे क्रिस्टल्स कंटेनर की शेप लेते हैं एक साथ। अगर आप सिंगल एक चीनी का दाना या सिंगल एक नमक का दाना उठा के देखोगे तो उसकी शेप तो फिक्स्ड ही होती है, उसकी शेप तो फिक्स्ड होती है ना। क्यूबिकल होता है ना चीनी का दाना, ठीक है, क्यूब होता है ना। तो इसी वजह से हम चीनी के दाने को या नमक के दाने को क्या बोलते हैं, सॉलिड्स बोलते हैं। हाँ, अगर बहुत सारे इसके क्रिस्टल्स हो, बहुत सारे इसके दाने हो, तो ये बिल्कुल किसी कंटेनर की शेप ले लेते हैं। लेकिन सिंगल, हमें किसकी बात करनी है, सिर्फ एक सिंगल यूनिट की बात करनी है ना। तो सिंगल यूनिट के लिए हम कह सकते हैं कि सॉल्ट और शुगर की फिक्स्ड शेप होती है, इनके जो क्रिस्टल्स होते हैं उनकी फिक्स शेप होती है। देन हम यहीं से बोलते हैं कि सॉल्ट एंड शुगर हैव फिक्स्ड शेप, ठीक है। इसलिए इनको फिक्स शेप, मतलब एक इनके सिंगल क्रिस्टल की फिक्स शेप होती है, इसलिए इनको सॉलिड कंसिडर किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, अ स्पॉन्ज कैन बी कंप्रेस्ड इजीली स्टिल इट इज़ कॉल्ड एज अ सॉलिड। तो अब स्पॉन्ज के बारे में हमने क्या पढ़ा भाई, कि सॉलिड्स को हम कंप्रेस कर ही नहीं सकते। लेकिन बच्चों, कुछ सॉलिड्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ पोर्स रह जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे होल्स रह जाते हैं जहाँ पर एयर जाके भर जाती है, ठीक है। लाइक स्पॉन्ज तो सब जानते हो ना, जो स्माइली वाली बॉल नहीं आती यार, वो कार वार में लगी रहती है येलो कलर की, ठीक है, वो होता है स्पॉन्ज। तो उसके अंदर बहुत छोटे छोटे क्या नाम छेद होते हैं जिसमें एयर जाके भर जाती है। जब हम उसको कंप्रेस करते हैं तो वो एयर वहाँ से बाहर निकल जाती है। जब आप उसके ऊपर से फोर्स हटा दोगे तो वो दोबारा अपनी शेप को मेंटेन कर लेगा, है ना। तो उसके पास भी एक प्रॉपर्टी अपनी शेप को मेंटेन करने की। ये ऐसे कह लो कि उसकी जो मतलब जो एयर थी वो तो रिलीज हो गई और दोबारा उसके अंदर आके वो हो गई, जिसकी वजह से उसकी शेप मेंटेन हुई। तो इसीलिए उसको भी क्या बोला जाता है, एक सॉलिड बोला जाता है। क्लियर है अच्छे से? कोई डाउट यहाँ तक? नेक्स्ट, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर हाउ। तो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो हाईली एनर्जेटिक होते हैं गैसेस के, वो वॉल्स पे जाके टकराते हैं और प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो ये वहीं से एक्सप्लेनेशन आपने सुन ली होगी, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर स्टिल इट फ्लोट्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। यहाँ बात आती है बच्चों डेंसिटी की। ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा जाएगा, क्योंकि डेंसिटी जो होती है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है किसी भी चीज़ के तैरने या डूबने में, ठीक है। ये बात याद रखना मेरी, क्योंकि ये फिजिक्स में भी काम आएगी, ठीक है। किसी भी चीज़ की डेंसिटी उसके तैरने में या उसके डूबने में एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है, बहुत बड़ा फैक्टर, ठीक है। अगर किसी चीज़ की कंपैरिजन होता है यहाँ पर वाटर की डेंसिटी से। अगर पानी की डेंसिटी यानी कि वाटर की डेंसिटी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से ज़्यादा है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है पानी की डेंसिटी से कम है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है, लाइक कोई भी एक, जैसे मान लो ये मार्कर लेते हैं, मान लो इस मार्कर की जो डेंसिटी है अगर वो पानी से कम है तो ये पानी के ऊपर तैरेगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और अगर इस मार्कर की डेंसिटी पानी से ज़्यादा है तो ये पानी के अंदर डूब जाएगा। क्लियर हुआ? पक्का समझ में आया? तो यही कहना था मेरा कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होती है तो वो पानी के ऊपर तैरता है, पानी से कम होती है तो, ठीक है, वाटर से अगर कम होती है तो वो उसके ऊपर तैरता है, अगर उससे ज़्यादा होती है तो वो उसमें डूब जाता है। यहीं पर सेम बात आती है कि भाई आइस जो है, आइस तो सॉलिड फॉर्म है
है ना। और हमने क्या पढ़ा है कि सॉलिड्स की डेंसिटी हमेशा ज़्यादा होती है लिक्विड से, बट आइस क्यों फ्लोट करती है यार? क्योंकि बच्चों जब आइस बनती है, यानी कि जब पानी को जमाया जाता है, तो उसके साथ साथ उसकी सॉलिड फॉर्म में कहीं ना कहीं छोटे छोटे स्पेसेस हो जाते हैं जहाँ पर एयर भरी रह जाती है। आइस का जो क्रिस्टल होता है ना, उसके अंदर ही आपने देखा होगा छोटी छोटी बूंदें नज़र आती हैं, ठीक है, छोटे छोटे वो स्पेसेस नज़र आते हैं। आइस को अगर गौर से देखोगे तो उसके अंदर छोटी छोटी सी बूंदें नज़र आ रही होती हैं अंदर की तरफ। वो एक्चुअल में क्या होता है, वो फ्री स्पेसेस होते हैं जहाँ पर एयर भरी हुई होती है, जिसकी वजह से आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम हो जाती है और आइस वाटर के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मेल ऑफ परफ्यूम एंड हॉट सिजलिंग फूड रीचेज अस एट अ कंसिडरेबल डिस्टेंस वाई। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जाता है कि गरम गरम खाना हो चाहे परफ्यूम हो, ठीक है, दोनों की ही स्मेल हमें दूर से ही क्यों आ जाती है? गरम खाने की बात तो समझ में आ रही है भाई, टेम्परेचर ज़्यादा है उसका, तो पार्टिकल्स के पास एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी कि पार्टिकल्स बहुत तेज़ मूव करेंगे, है ना। पार्टिकल्स जब मूव करेंगे तो एयर के अंदर डिफ्यूज़ भी ईजिली हो जाएंगे, क्योंकि डिफ्यूजन जो होता है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ करता है। जितनी गर्मी बढ़ती जाएगी डिफ्यूजन उतना ज़्यादा होता जाएगा, ध्यान रखनी इस बात को, ठीक है। डिफ्यूजन टेम्परेचर के हिसाब से इंक्रीज़ करता रहता है, ये बात नोट्स में लिखी हुई है, पढ़ लेना, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन बढ़ेगा। अब गरम गरम खाना है भाई, है ना, गरम गरम खाना है, तो गरम गरम खाने के जो पार्टिकल्स होंगे हाईली एनर्जेटिक होंगे। हाईली एनर्जेटिक होंगे तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, इसी वजह से जो गरम गरम खाने की महक होती है वो हमारे तक दूर से ही आ जाती है, ठीक है। परफ्यूम की स्मेल का क्या रीज़न होता है? क्योंकि परफ्यूम की स्मेल के मतलब जो परफ्यूम होता है वो कंप्रेस्ड होता है, ठीक है। परफ्यूम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्रेस्ड होते हैं, ठीक है। अब जब हम उसको जैसे ही बाहर छिड़कते हैं, जैसे ही बाहर निकालते हैं, तो ये पार्टिकल्स जो अंदर वाले पार्टिकल्स होते हैं बाहर के टेम्परेचर से एनर्जी लेते हैं और तेज़ी से मूव करना शुरू कर देते हैं। समझ में आ रही है बात? परफ्यूम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो जब स्प्रे बॉटल से बाहर आ जाते हैं तो उस केस में बाहर की गर्मी को लेकर, बाहर की गर्मी से एनर्जी लेकर या सराउंडिंग से एनर्जी लेकर बहुत तेज़ी से मूव करना शुरू कर देते हैं और दूर तक हमारी नाक तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो ये कुछ आपके 6 क्वेश्चंस थे, इनमें से कोई एक आपके एग्जाम में ज़रूर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए, तब तक नेक्स्ट वीडियो में फिर हम अपना आगे का करेंगे, तब तक इसकी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिएगा और इनके आंसर्स को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।